क्या आपने कभी सोचा है कि हमें डर क्यों लगता है? आज हम इस दिलचस्प विश्लेषण में ठीक इसी पर बात करने वाले हैं। बचपन की उन मासूम कहानियों से लेकर भानगढ़ जैसी भारत की सबसे डरावनी जगहों तक आज हम इंसानी डर के पीछे का पूरा मनोविज्ञान समझेंगे और देखेंगे कि हमारा दिमाग किन चीज़ों से डरता है और सबसे ज़रूरी बात, क्यों। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि हमारे दिमाग को भूतों की कहानियां इतनी ज्यादा पसंद आती हैं? मेरा मतलब है, सदियों से ये खौफनाक कहानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डर के पीछे एक बहुत ही गहरा और रोमांचक विज्ञान छिपा हुआ है। भाग 1, हमारी कहानियां और बचपन की मीडिया के जरिए खतरे को समझना। देखिए, इस पूरी बात की जड़ें हमारे बचपन से जुड़ी हैं, उन कहानियों से जो खास तौर पर बच्चों के लिए बनाई जाती हैं। बचपन के टीवी शोज याद है आपको? वो अक्सर किसी अनजान या डरावनी चीज को, जैसे कि किसी बीमारी को, एक जीता जागता राक्षस बना देते हैं। जैसे बुखार को ही ले लीजिए। शोज में जब बुखार आता है तो डॉक्टर के इंजेक्शन के बजाय बच्चे उससे हंसी, मजाक और दोस्ती की ताकत से भगा देते हैं। ये असल में बच्चों के दिमाग से डर को निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बिल्कुल इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं को भी कार्टून्स में संघर्ष की कहानियों में बदल दिया जाता है। सोचिए, एक गांव में भयानक बाढ़ आ गई है। अब एक बिल्ली और उसके बच्चे छत पर फंसे हैं और एक खतरनाक सांप उनका पीछा कर रहा है। लेकिन वो सब मिलकर टीम वर्क से बच निकलते हैं। इन कहानियों में खतरे को जानवरों का रूप दिया जाता है, ताकि बच्चों को समझ आ सके कि अगर आप समझदारी से काम लें तो किसी भी मुसीबत से बचा जा सकता है। भाग 2, लोक कथाएं और मददगार चुड़ैलें। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ये लोक कथाएं हमारी इन डरावनी उम्मीदों को बिल्कुल पलट कर रख देती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हरिया किसान की कहानी। सोचिए, एक खूंखार चुड़ैल जो हमेशा डर का प्रतीक होती है, उसे हरिया के खेत के बैंगन इतने पसंद आते हैं कि वो सारी फसल खा जाती है। लेकिन जब हरिया सदमे से बीमार पड़ता है तो वही चुड़ैल अपराध बोध से भर जाती है। वो मीलों दूर एक अंधेरी गुफा से जादुई पानी लाती है ताकि रातों रात वो फसल वापस उगा सके। यहाँ एक राक्षस अचानक से एक मददगार और नैतिक सबक देने वाला किरदार बन जाता है। भाग 3, भानगढ़ का श्राप। अब जैसे जैसे दर्शक और परिपक्व होते हैं, हमारी कहानियां भी परिपक्व होती हैं, और यहीं से इन किंवदंतियों में एक डरावना मोड़ आता है। भानगढ़ किले के खंडहर वयस्कों की लोक कथाओं का एकदम सटीक उदाहरण है। इसे पूरे देश की सबसे भयानक और भूतिया जगह माना जाता है ना? इंटरनेट ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है कि वहां रात में औरतों के रोने की आवाजें आती हैं, चूड़ियां टूटती हैं, और जो भी सूर्यास्त के बाद वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ इस नाटकीय श्राप और असली इतिहास के बीच एक बहुत बड़ा, मतलब सच में बहुत बड़ा अंतर है। सदियों से हम सुनते आ रहे हैं कि एक दुष्ट तांत्रिक सिंघिया ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए काली जादू का इस्तेमाल किया और मरते वक्त पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। लेकिन अगर आप वास्तविकता देखें, इतिहास में ऐसा कोई भी दस्तावेज या रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है जो इस राजकुमारी या उस तांत्रिक के होने का कोई भी सबूत दे सके। ये पूरी तरह से गढ़ी हुई कहानी है। तो सच्चाई क्या है? चलिए भानगढ़ की असली ऐतिहासिक टाइमलाइन देखते हैं। 1573 में माधव सिंह ने इस शहर को बसाया, फिर 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इसका पतन शुरू हो गया, और अंत में 1783 के उस खौफनाक चालीसा अकाल ने इस शहर को पूरी तरह से उजाड़ दिया। लोग पानी और खाने की कमी से शहर छोड़ गए। कोई जादू नहीं, कोई श्राप नहीं, सिर्फ एक दुखद अकाल। भाग 4, डर के पीछे का विज्ञान। चलिए अब इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। अगर वहां भूत नहीं है तो लोग सच में वहां इतना डरते क्यों हैं? विज्ञान के पास इसका बहुत ही ठोस जवाब है। रिसर्च बताती है कि इन अलौकिक अनुभवों के पीछे 4 मुख्य वैज्ञानिक कारण हैं: इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, हमारी अपनी सुझावशीलता यानी सजेस्टिबिलिटी, और विकासवादी पेरिडोलिया। सबसे पहले इस इंफ्रासाउंड को समझते हैं। ये कमाल की चीज है। जब हवा उन पुराने खंडरों से गुजरती है तो वो 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं। हम इन आवाजों को अपने कानों से सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इस कंपन को महसूस करता है। और पता है इसका असर क्या होता है? इससे शारीरिक रूप से घबराहट, बेचैनी और ऐसा एहसास होता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। भानगढ़ जैसी पुरानी जगहों पर यह इंफ्रासाउंड बिल्कुल प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। इसके बाद आता है पेरिडोलिया। ये हमारे दिमाग की एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है।
असल में विकासवादी रूप से हमारा दिमाग संभावित खतरों से बचने के लिए इतना सतर्क रहता है कि वो अंधेरे कोनों, टूटी दीवारों या पुरानी इमारतों की परछाइयों में खुद ब खुद इंसानी चेहरे या आकृतियां बनाने लगता है। वहां सच में कुछ नहीं होता, बस हमारा दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा होता है। और वो डरावनी आवाज़ें, रात में जो महिलाओं के रोने या चीखने की आवाज़ें आती हैं, उनकी असलियत भी काफ़ी साधारण है। भानगढ़ के बिल्कुल पास ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के सन्नाटे में जब लकड़बग्घे आवाज़ निकालते हैं तो वो हूबहू किसी इंसान के चीखने जैसी लगती है। और वो जो सरसराहट की आवाज़ें हैं ना, वो कुछ और नहीं, बस पेड़ों पर कूदते बंदर होते हैं जो अपना रोज़ का काम कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो वो मशहूर बोर्ड लगाया है ना कि सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, वो किसी भूत प्रेत के डर से नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ कहा है कि ये सिर्फ लोगों को ढहती हुई पुरानी इमारतों से चोट लगने और रात में जंगली जानवरों के हमलों से बचाने के लिए एक आम सुरक्षा उपाय है, बस और कुछ नहीं। भाग 5, हम भूतों का आविष्कार क्यों करते हैं। अब ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि इंसान आखिर सच्चाई छोड़कर इन अलौकिक रहस्यमयी कहानियों की तरफ भागता ही क्यों है। असल में मानव मनोविज्ञान को एक बेतरतीब और अराजक दुनिया को समझने के लिए एक स्पष्ट कहानी चाहिए होती है, जिसमें कोई विलेन हो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पूरा का पूरा शहर सिर्फ अकाल और सूखे से उजड़ गया, तो ये थोड़ा उबाऊ और डरावना लगता है, क्योंकि इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें एक दुष्ट तांत्रिक और एक खौफनाक श्राप जोड़ दें, तो वो कहानी हमारे दिमाग को कहीं ज़्यादा संतुष्टि देती है। ये हमें लगता है कि हाँ, चीज़ें किसी कारण से हुई हैं। मैरी क्यूरी का एक बहुत ही शानदार कोट है जो इस पूरी बात को बखूबी समेटता है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे केवल समझने की ज़रूरत है। जब हम चीज़ों को वैज्ञानिक नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तो हमारे ये सारे तथाकथित भूत और श्राप सिर्फ ध्वनि तरंगों और मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं में बदल जाते हैं। ज्ञान ही डल का असली इलाज है। तो जैसे जैसे हम आज के इस विश्लेषण को ख़त्म कर रहे हैं, मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। ज़रा सोचिए, हमारे जीवन में ऐसे और कौन से राक्षस या रहस्यमयी डर हैं जिन्हें वास्तव में बस एक वैज्ञानिक जवाब का इंतज़ार है। क्या पता अगला डर जिसका आप सामना करें वो भी महज एक अनसुलझा विज्ञान ही निकले।